गाइस। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है मॉलिक्यूल को 3D मॉलिक्यूल को 2D में कैसे रिप्रेजेंट करें उसके लिए कुछ फॉर्मूलेस देखे थे या प्रोजेक्शन देखे थे, जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो था फ्लाइंग वेव प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दूसरा जो था वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला था, तीसरा जो था दैट इज सॉहार्स और चौथा जो था दैट इज न्यूमैन। और उसका इंटर कन्वर्जन भी बताया मैंने, आगे भी आने वाला है क्या होगा, दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन कॉन्फॉर्मेशन क्या होगा, इक्लिप्स क्या होगा, स्क्यू या गॉश फॉर्म क्या होगा, ये आगे और भी आने वाले हैं, उसमें डिटेल में और भी डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको एलिमेंट्री आइडिया तो उसकी आ गई होगी कि क्या होगा स्टैगर्ड फॉर्म, क्या होगा इक्लिप्स फॉर्म और क्या होगा स्क्यू या गॉश फॉर्म। हम जब कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन देखेंगे हाइड्रोकार्बन में तब मैं आपको दोबारा से बताने वाला हूं। तो चलिए हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये टॉपिक शुरू है। तो हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते कैसे है, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर हमें बताना है या ऑप्टिकल रोटेशन अगर देखना है, कोई कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो हमने बोला है, शुरुआत में ही बोला था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए वो कंपाउंड ने रोटेट करना चाहिए प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे आप, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई भी कंपाउंड की डिस्कस करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट से बताते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ऑप्टिकल रोटेशन गिनने के लिए, मेजर करने के लिए, उसे कहते हैं पोलैरिमीटर। दैट इज पोलैरिमीटर ट्यूब होती है, उसमें उसके जरिए से ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर किया जाता है। लेकिन हर मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल रोटेशन चेक करने के लिए हम पोलैरिमीटर साथ तो कैरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल को देख के बताते आना चाहिए कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी तो होने चाहिए, कुछ थ्योरी भी तो होनी चाहिए कि हम मॉलिक्यूल को देख के बता दे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो उसमें से ही आज जो हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ने वाले हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर हो जाए, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया क्या होती है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, आज उसे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी, कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। ये हम देख के बता सकते हैं मॉलिक्यूल को कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो चलिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। पहली है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरी है सेंटर ऑफ सिमेट्री और तीसरी जो है वो है दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और चौथी एक और आती है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो उसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, देन सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक आती है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मॉलिक्यूल में क्या हो जाए, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरी हो जाएगी दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री और तीसरी जो हो जाएगी दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में पॉज भी ना हो, कॉस भी ना हो और ऑस भी ना हो, तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, परफेक्टली असिमेट्रिक। मॉलिक्यूल परफेक्टली क्या रहेगा, यहाँ पे असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या रहेगा, असिमेट्रिक रहेगा। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो उसके बिहाफ पे हम उसका नेचर भी बता सकते हैं कि वो कायरल होगा कि अकायरल होगा। तो हमने देखा है ये कि वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं। अगर कायरल है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल अगर है तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, मतलब वो रोटेट करेगा प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल में, इधर देखिए आप, अगर मॉलिक्यूल में क्या हो जाए, मॉलिक्यूल में पॉज ना हो, कॉस भी ना हो और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाए, तो एस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, दैट इज डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है इसको, दैट इज डिसिमेट्रिक या डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलोगे। क्या बोलोगे, डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, कायरल होते हैं। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, कायरल होते हैं। अगर वो कायरल है तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल में क्या हो, देखो मॉलिक्यूल में अगर मैंने मान लिया मॉलिक्यूल में क्या हो जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है सिमेट्रिक। क्या कहा जाता है इस मॉलिक्यूल को, सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो वो क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, अकायरल। अगर अकायरल है तो वो रोटेट नहीं करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो इसे क्या कहा जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में पॉज ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए और ऑस भी ना हो, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आ जाए
तो भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर सिमेट्रिक हो जाए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अकायरल। अगर अकायरल है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको बात समझ में आ रही है कि मॉलिक्यूल में या तो कोई भी टाइप की सिमेट्री नहीं चाहिए उसे ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, या मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आ जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, तो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, वो जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए मॉलिक्यूल में, तब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रही, सॉरी, मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसमें दो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो होनी नहीं चाहिए, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर दोनों भी हो जाए, तो एक भी हो जाए दोनों में से, तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब वो रोटेट नहीं करेगा प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर दोनों भी हो जाए तो भी रोटेट नहीं करेगा। एक के होने से तो रोटेट नहीं करेगा, तो दोनों के होने से रोटेट करेगा, नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरे पास में अगर हम यहाँ पे बताने की कोशिश करूं तो ये क्यूब है, अभी नहीं, अभी देख लीजिए आप। अब ये हमारे पास में क्या हो गया, क्यूब हो गया। अगर मैं इसमें टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की अगर बात करूं तो इसमें टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितनी है, 23 है। कितनी है, 23। आउट ऑफ 23 अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें 9 है। मैं बताऊंगा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 9 है। और यहाँ पे देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो है 30। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है, 13 है। और अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर बात करूं तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि किसी भी बॉडी का सेंटर कितने होते हैं, एक ही होते हैं, तो एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी। एक से ज्यादा कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे कि देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इस क्यूब में टोटल कितनी है, 9 है, ये बताऊंगा मैं आपको। देन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ उसके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। लीजिएगा, मैं हट गया बाजू में यहां से। चलिए, आपने ले लिया होगा। अब यहां पे देखिए, सबसे पहली जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो है दैट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरी जो है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरी जो है वो है हमारे पास में एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो चलिए, सबसे पहली जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो है वो है दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे क्या बोलोगे, कॉस बोलोगे आप, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, पहली प्लेन ऑफ सिमेट्री, चलिए ये भी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। चलिए इसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अब सुनिएगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। किसी भी मॉलिक्यूल का सेंटर हो जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एक सेंटर हो जाएगा। एक से ज्यादा तो सेंटर नहीं होगी किसी भी मॉलिक्यूल का। आपका भी देखोगे आप तो एक ही सेंटर होगा, तो उसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का एक ही सेंटर होगा। तो अब देख लीजिए, ये पेन जो है, इस पेन का सेंटर ये है, मैंने जहां पे जैसे होल्ड करके रखा है वो सेंटर हो गया। अब मैं देख लीजिए, अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो इस पेन का एंड आ रहा है, अगर इस डायरेक्शन में गया तो इस पेन का हेड आ रहा है। समझ में आ रही बात आपको। यहाँ पे देखिए, इधर क्या आ रहा है, उसका इधर का एक एंड आ रहा है, और इधर से उसका सामने से यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, कैप दिख रही है इसकी, इस साइड में ये आ रही है कैप। अगर मान लीजिए, अगर मैं इस सेंटर से अगर इस डायरेक्शन में गया, राइट में गया, तो जो जैसा पार्ट आ रहा है, जैसा दिख रहा है आपको, जैसा ऐसा ही पार्ट अगर राइट में शिफ्ट होने के बाद में भी अगर आता है तो मॉलिक्यूल में क्या हो जाती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाती है। देखिए यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने स्पाइडर वेब देखा होगा, स्पाइडर वेब, मकड़ी का जाला जो देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसका जो सेंटर देख लीजिए आप किधर भी डायरेक्शन में चली जाइए, कोई भी डायरेक्शन में अगर आप मूव होगे तो आपको एक जैसे ही महसूस होगा उसमें। जैसे कि आप क्या कर लो, आप जिस रूम में बैठे हो अभी, या जिस हॉल में बैठे हो आप, उसका उस रूम के सेंटर में चले जाइए आप। अब अगर आप क्या करोगे, 5 फीट आगे जाएंगे तो दीवार आएगी, 5 फीट पीछे जाएंगे तो भी दीवार आएगी। समझ में आ रही है। इसका क्या मतलब है, सेम डिस्टेंस पे सेम दीवार आ रही है, मतलब सेम टाइप की दीवार आ रही है। समझ में आ रही है, मतलब सेम टाइप की। अब मॉलिक्यूल में कैसा बोलोगे आप, अगर सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद, सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद अगर सेम एटम अगर आ रहे हैं या सेम ग्रुप अगर आ रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हम मॉलिक्यूल में देख लेते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये हमने क्या निकाला यहाँ पे,
साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए ये साइक्लोब्यूटेन है, अब ये दूसरा साइक्लोब्यूटेन साइमल्टेनियसली बना रहा हूं, दूसरा साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए हमारे पास में 2 साइक्लोब्यूटेन है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पहले Cl लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, अब यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, H लगा दिया। सिमिलरली इधर देखिए आप, यहाँ पे मैंने क्या किया, H लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, H लगा दिया। दिख रहा है आपको साफ साफ, ये 2 मॉलिक्यूल मैंने साइमल्टेनियसली निकाले हैं। अब देखिए इस मॉलिक्यूल को देखिए आप, इस मॉलिक्यूल को देखिए आप, इस मॉलिक्यूल का सेंटर ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल का सेंटर ये पॉइंट हो जाएगा। अब मैं अगर इस डायरेक्शन में अगर मूव करता हूं, देखिए इस तरीके से अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर मूव करता हूं, देखिए आप, तो यहाँ पे मुझे कौन सा एटम मिल रहा है, Cl मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं उतने ही डिस्टेंस पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे Cl मिलेगा। समझ में तो आ रही है ना बातें आपको। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, मान लीजिए L है, तो ये भी जो डिस्टेंस हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। मतलब जितने डिस्टेंस पे मैं टॉप पे मैं मूव करूंगा तो यहाँ पे Cl आ रहा है, तो उतने डिस्टेंस पे अगर मैं बॉटम में इधर बॉटम की तरफ चला जाऊं तो फिर भी सेम एटम आ जाएगा Cl, उतने ही डिस्टेंस पे। तो इस मॉलिक्यूल में बोला जाता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली देखिए अगर मैं क्या करूं, इस हाइड्रोजन को देखिए और इस हाइड्रोजन को देखिए, अगर मैं ऊपर से सेंटर से ऊपर जा रहा हूं तो जितने डिस्टेंस पे हाइड्रोजन आ रहा है उतने ही डिस्टेंस पे नीचे आने पे भी हाइड्रोजन आ रहा है, सिमिलरली इस डिस्टेंस पे इधर मूव होने के बाद में यहाँ पे कार्बन आएगा, इधर मूव होने के बाद में उतने डिस्टेंस पे क्या आएगा, कार्बन आएगा। तो इस मॉलिक्यूल में आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को देखिए। अब हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल का सेंटर निकाल दिया। इधर मूव करोगे तो HCl आ रहा है, इधर मूव करोगे तो क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, CH2 वाला कार्बन आ रहा है। ऊपर मूव करोगे तो CH2 वाला कार्बन आ रहा है, नीचे मगर मूव करोगे तो HCl वाला कार्बन आ रहा है। मतलब इस मॉलिक्यूल में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को नहीं देख सकते। मतलब इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं। दूसरा मॉलिक्यूल देख लीजिए आप यहाँ पे। चलिए मैं दूसरा मॉलिक्यूल भी बता देता हूँ आपको साइमल्टेनियसली यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, चलिए नीचे बता देता हूँ या इधर बना देते हैं, कोई बात नहीं है। मेरे पास यहाँ पे देखिए कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सामने NH है, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, कार्बन, और दोबारा से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, NH लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, C, और ये जो C है ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। मैं बता रहा हूं आपको कि सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते कैसे है। यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ एग्जाम्पल की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। मैंने क्या किया, ऊपर यहाँ पे जोड़ दिया H, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या जोड़ा है, यहाँ पे क्या जोड़ा है, CH3 जोड़ा है, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया है, H जोड़ दिया है, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, H। अब इस मॉलिक्यूल का आप सेंटर बना दो, इस मॉलिक्यूल का क्या बना दो, सेंटर बना दो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का सेंटर। अब इस मॉलिक्यूल का सेंटर बढ़ा दिया तो इस डिस्टेंस में अगर मैं ऊपर की तरफ गया तो कार्बन लग रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो हाइड्रोजन बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। तो पहले यहां से मॉलिक्यूल कट हो गया कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं। इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी का ट्रांस बना दूं, ये NH को यहाँ पे लगा दूं और इस CH को यहाँ पे जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए दोबारा से देखो, यहाँ पे ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये मेरे पास NH हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन आ गया, यहाँ पे क्या था, CO था, तो अब मैंने यहाँ पे NH लिख दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, CO लगा दिया, और दोबारा से यहाँ पे कार्बन, ऊपर क्या बना दो, H बना दो, नीचे क्या जोड़ दो, CH3 जोड़ दो। यहाँ का मामला तो एज इट इज है। देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास H हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल का सेंटर बनाइए आप, ये देखिए आप सेंटर। अब मैं जितने डिस्टेंस पे ऊपर जाऊंगा इस मॉलिक्यूल का ये सेंटर हो जाएगा। जितने डिस्टेंस पे ऊपर जाऊंगा तो कार्बन है, उतने डिस्टेंस पे नीचे होगा तो भी कार्बन, तो भी क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। सिमिलरली इस सेंटर से गुजरने के बाद जितने डिस्टेंस पे नाइट्रोजन आ रहा है उतने डिस्टेंस पे ऊपर वाला नाइट्रोजन आ रहा है। बात समझ में तो आ रही है ना, सेम एटम आ रहे हैं। इधर भी देख लीजिए आप, चाहे आप इस हाइड्रोजन को ले लीजिए और चाहे या इस हाइड्रोजन को ले लीजिए, देखो सेंटर से गुजरने के बाद हाइड्रोजन आएगा, या CH3 को ले लीजिए, ये CH3 ये और ये CH3, उतने सेंटर से जितने डिस्टेंस पे CH3 है उतने डिस्टेंस पे ये वाला CH3 है, अपोजिट डायरेक्शन में। और देखिए सिमिलरली, और जितने डिस्टेंस पे ऑक्सीजन है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पे ऑक्सीजन भी है। तो इस मॉलिक्यूल में भी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। सिमिलरली अब अगर आपको मैं 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूले से अगर कुछ मॉलिक्यूल बता दूं तो चलिए देख लेते हैं वो भी। ये यहाँ पे देखिए आप, ये मेरे पास में यहाँ पे हमने क्या निकाला, Y निकाला।
हम तो यूज तो कर लेते हैं इसे। ये y निकाला है, ये उल्टा y निकाला। यहां पे मैंने मान लिया, यहां पे मेरे पास में H है और यहां पे मेरे पास में Cl है, और यहाँ पे सॉरी ये ऐसा नहीं है ये, एक मिनट रुकिएगा, मुझे यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। अब क्या किया, ऊपर यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, और अब यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, दैट इज यहाँ पे हमने जोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ पे जोड़ दिया हमने Cl और यहाँ पे जोड़ दिया H। यहाँ पे क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया। अब इस मॉलिक्यूल को देखो आप, इस मॉलिक्यूल को देखो आप, इस मॉलिक्यूल को देखोगे आप, इस सेंटर से देखो आप, इस सेंटर से देखो, ऊपर जाने पे क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन, लेकिन नीचे आने पर क्या मिल रहा है, Cl। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं रोटेट कर दूं यहाँ पे, तो देखो क्या मिलेगा आपको। दोबारा से देखिए आप, मैंने ये एक y निकाला अल्फाबेट, ये ऐसे ही निकालते हैं स्वार्ट्ज प्रोजेक्शन फार्मूला। यहाँ पे देखिए y निकाला और दूसरा y जो है वो उल्टा निकाला। देखिए एग्जैक्ट अपोजिट कर दिया हमने y। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे H था, चलिए इसे Cl ही रहने देते हैं, इसे क्या रहने देते हैं, Cl। अब यहाँ पे देखिए आप, ये Cl हो गया। अब ये हमारे पास में ये Cl ऐसा होगा, ये Cl होगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाए, H हो जाए, ये क्या हो जाए Cl, और ये क्या हो जाए CH3 हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो जाए हमारे पास, CH3 हो जाए। अब इस हाइड्रोजन को देखो आप, और इस हाइड्रोजन को देखो, ये सेंटर से ऊपर जाने पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, नीचे आने पे सेम उतने डिस्टेंस पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप CH3 की बात करो तो देखो जितने डिस्टेंस पे ऊपर CH3 है उतने डिस्टेंस पे नीचे भी CH3 है। सिमिलरली अगर Cl की बात करो तो Cl जितने डिस्टेंस पे सेंटर से ऊपर है उतने डिस्टेंस पे ये वाला Cl है। देखिए दिख रहा है आपको साफ साफ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ कि ताकि अब लाइन ड्रॉ करते हैं सही तरीके से। अब आ जाएगी लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको दिख रहा है आपको एग्जैक्ट, यहाँ से ऊपर जितना Cl ऊपर है उतना ही नीचे ये वाला Cl है। इसका क्या मतलब है, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो बात समझ में आ गई आपको। सिमिलरली और भी कई एग्जांपल देख सकते हैं मॉलिक्यूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बेंजीन देख लो। बेंजीन देखो आप, इस बेंजीन में आपने अगर देखा तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर आएगी। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए सेंटर, जितने डिस्टेंस पे इधर गया तो कार्बन आ गया, उतने डिस्टेंस पे इधर गया तो भी कार्बन आ गया। जितने डिस्टेंस पे इस तरीके से इस साइड में गया तो कार्बन आ गया, उतने डिस्टेंस पे इधर मूव हो गया तो भी क्या आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया। तो देखिए इस तरीके से देखी जाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और आपको अभी बताया मैंने, मॉलिक्यूल में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर हो जाए, मॉलिक्यूल में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर हो जाए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दैट इज सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर सिमेट्रिक होगा तो अकायरल होगा, अगर अकायरल होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ में आ गई आपको। अब चलिए इतने सारे एग्जांपल्स है, सिंपल है कि सेम मतलब देखिए एक सेंटर आपने सिलेक्ट करना है, उस सेंटर से अगर आप राइट में जितने डिस्टेंस पे जा रहे हो और लेफ्ट में उतने डिस्टेंस पे अगर आने पे सेम एटम अगर आ जाए तो उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को देखते हैं ऐसे, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो रही है तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाएगा, और सिमेट्रिक होगा तो मॉलिक्यूल अकायरल होगा, अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिस्कस कर लेते हैं। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है, अब देखिए किसी मॉलिक्यूल में से हमें क्या करना है, एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करना है किसी मॉलिक्यूल में से। जैसे कि ये पेन है, ये मॉलिक्यूल है मान लीजिए, मैंने क्या कर दिया, इसमें से एक इमेजिनरी एक्सिस डाल दिया, जैसे कि धागा डाल दिया, धागा थ्रोन कर दिया, निकाल दिया यहां से। अब उस एक्सिस के थ्रू इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, रोटेट करना है। उस एक्सिस के थ्रू इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, रोटेट करना है। अगर रोटेट करने पर हमें अगर सेम अपीयरेंस मिलता है, अब देख लीजिए मैं अगर इस मॉलिक्यूल को 360 पे रोटेट करूंगा तो मुझे सेम अपीयरेंस मिलेगा, 180 पे नहीं मिलेगा। कितने पे मिलेगा, 360 पे मिलेगा, 360 पे मिलेगा। तो जो जितने मतलब जो एंगल है, जो एंगल जो थीटा बोल रहे हैं हम, जिसे उसे फोल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, फोल्ड मतलब कितने बार हमें सेम अपीयरेंस मिलेगा और रोटेट करने पे उसे क्या बोला जाता है, फोल्ड बोला जाता है। अगर हमें सेम अपीयरेंस अगर मिल रहा है, मैं इस प्लेन को अगर रोटेट कर दूं 360 डिग्री पे, तो हमें क्या मिलेगा, सेम अपीयरेंस मिलेगा। सेम मतलब वही का वही मिलेगा ना, लेकिन डिफरेंट नहीं मिलेगा। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, 180 पे या फिर 120 पे रोटेट करने के बाद में सेम अपीयरेंस मिलता है। तो जितनी टाइम्स हमें सेम अपीयरेंस मिलता है उसे क्या बोला जाता है, फोल्ड बोला जाता है, या बोला जाता है उसे सी। जैसे कि अगर 2 फोल्ड मिल रहे हैं हमें, 2 बार रोटेट करने के बाद सेम अपीयरेंस मिल रहा है, उसे कहते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं उसे।
या तो अगर हमें मॉलिक्यूल को रोटेट करने के बाद में अगर 3 बार अगर सेम अपीयरेंस मिल रहा है तो उसे कहते हैं C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर बोलते हैं उसे 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल को अगर हमने 6 बार रोटेट, मतलब मॉलिक्यूल को रोटेट करने के बाद हमें डिफरेंट एंगल पे सेम रोटेशन मिल रहा है, अगर 6 टाइम मिलेगा तो उसे क्या बोलोगे, C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या 6-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखते कैसे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास में मॉलिक्यूल है। अब ये देखिए BeCl2 मॉलिक्यूल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। BeCl2 मॉलिक्यूल में मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए BeCl2 मॉलिक्यूल में एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया इमेजिनरी। अब मैं इस मॉलिक्यूल को क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट करूंगा मैं इस मॉलिक्यूल को। जब ऐसे इस मॉलिक्यूल को हम रोटेट करेंगे तो अब देख लीजिए, अगर मैं 180 के एंगल पे अगर रोटेट करूंगा तो सेम अपीयरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि 180 पे जैसे ही इसे रोटेट करूंगा, यहाँ का CL यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ का CL यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे फोल्ड कितनी होगी, मतलब थीटा कितना होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा। मतलब 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद में हमें यहाँ पे सेम अपीयरेंस मिल रहा है। और अगर फिर से मैं रोटेट कर दूंगा तो फिर तो जगह की जगह पे ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो सेम अपीयरेंस है वो कितनी बार मिल रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स मिल रहा है। कितने टाइम्स मिल रहा है, 2 टाइम्स। देखिए ना आप यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे मैंने एक बार रोटेट कर दिया, सेम अपीयरेंस मिला, बाद में और रोटेट किया तो वो भी सेम अपीयरेंस मिला। मतलब 180 पे 2 बार सेम अपीयरेंस मिल रहा है। पहले 180 पे रोटेट कर दिए, एक अपीयरेंस मिला, दूसरे बार 180 पे अपीयरेंस कर दिए और एक सेम अपीयरेंस मिल रहा है। मतलब इसे क्या बोलोगे आप, दैट इसे बोला जाता है 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर इसे कहते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलोगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, अब ये BF3 मॉलिक्यूल है। BF3 मॉलिक्यूल तो आपको पता है कैसा होता है, प्लेनर होता है। BF3 मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्लेनर होता है। ये देखिए प्लेनर। मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल में से एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, सॉरी एक एक्सिस निकाल दिया। देखिए आप, इनमें एक एक्सिस कर दिया। अब इसको रोटेट करो आप, कितने पे रोटेट करने पे सेम अपीयरेंस मिलेगा, 120 डिग्री पे रोटेट करने के बाद में हमें सेम अपीयरेंस मिलेंगे। यहाँ पे कितने पे सेम अपीयरेंस मिल रहा था, दैट इज 180 पे रोटेट करने पे सेम अपीयरेंस मिल रहा था। यहाँ पे 120 पे रोटेट करो आप, ट्रायंगल ले लिया आपने, रोटेट कर दो 120 पे तो सेम अपीयरेंस मिलेगा, फ्लोरीन आ जाएगा सामने आपके। बाद में 120 पर और रोटेट करेंगे तो और भी फ्लोरीन आ जाएगा, और आप और रोटेट कर दो फिर भी फ्लोरीन आएगा। कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। तो इसे क्या बोलोगे आप, दैट इज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर कहते हैं इसे 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं उसे, 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे आपको पता है, अब ये मीथेन है जो कि टेट्राहाइड्रल है। मीथेन क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है टेट्राहाइड्रल। ये 3 बॉन्ड तो ऐसे होते हैं इसके, देखिए ये 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। ये कितने हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। ऊपर तो हाइड्रोजन होगा। अब मैं इस हाइड्रोजन में से अगर एक एक्सिस निकाल दूं, धागा निकाल दूं यहाँ से, देखिए इस तरीके से नीचे आएगा। अब इसे रोटेट करना पड़ेगा मुझे। तो अब अगर अब मैं देखिए, ये देख लीजिए 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। ये एक ऊपर हाइड्रोजन है, एक आपकी तरफ है, एक ये 2 मेरी तरफ है। तो अगर मैं रोटेट कर दूं तो आप 2 आपकी तरफ हो जाएगी, और रोटेट कर दूं तो 2 और आपकी, एक आपकी, 2 आपकी तरफ हो जाएगी। इसमें भी थीटा कितना होगा, दैट इज थीटा, इसमें भी कितना होगा 120 पे रोटेट करने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और 120 पे रोटेट करने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कितने टाइम्स होगा, यहाँ पे भी कितनी फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे भी क्या होगी, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब 3 बार रोटेट करने पे आपको क्या मिलने वाला है, देखिए अगर 2 बार रोटेट करने के बाद में सेम अपीयरेंस मिलता है तो उसे कहते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 बार रोटेट करने के मतलब 2 टाइम्स हमें सेम रोटेशन मिल रहा है, सेम अपीयरेंस मिल रहा है तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 टाइम्स हमें सेम अपीयरेंस मिल रहा है तो उसे कहते हैं दैट इज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर हमें यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। दिख रहा है आपको, 3 बार ही तो मिलेगा क्योंकि 3 तो हाइड्रोजन है, तो 3 बार घूम फिर के लास्ट वाला चौथी बारी से वो जो पहला हाइड्रोजन था वो तो जगह पर आ जाएगा, तो वही रिपीट हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, यहाँ पे 3 बार यहाँ पे रोटेट करने के बाद में आपको सेम अपीयरेंस मिल रहा है, सॉरी 3 टाइम्स हमें सेम अपीयरेंस मिल रहा है सेम एंगल पे रोटेट करने के बाद। मिथेन में भी ऐसे ही हो रहा है। तो इसे क्या बोलोगे आप, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली आप बेंजीन ले लीजिए, देखिए बेंजीन है, मैंने इसमें से एक्सिस ड्रॉ कर दिया। देखो यहाँ से ये दिख रहा है आपको, इस पॉइंट से मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया। घुमा दो इसको, रोटेट कर दो, हेक्सागोन है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, दैट इज C4 की C6, इसे कहेंगे हम दैट इज C6। सही है, दैट इसे कहेंगे C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए ये ट्राइंगल तो हमने ले लिया है, देखो ये ट्राइंगल तो ले लिया है, दोबारा से इसे भी ले लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए आप,
दिख रहा है आपको? यहाँ पे भी क्या होगा? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गई ना बात आपको? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं? और एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आ जाए तो मॉलिक्यूल डायसिमेट्रिक होगा, और बजाय उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो देखो इस तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखा जाता है। सेम रोटेट करने पे अगर हमें सेम अपीयरेंस मिलता है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और वो जितनी बार मिलेगा उसे कहते हैं फोल्ड ऑफ सिमेट्री, या फिर उसे कहते हैं 1 टाइम्स मिलेगा, सॉरी 2 टाइम्स मिलेगा तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 टाइम्स मिलेगा तो दैट इज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर 6 टाइम मिलेगा तो उसे कहते हैं C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि हमें बेंजीन में मिलता है। चलिए मैं बेंजीन बना ही देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि बेंजीन में या हेक्सागोन में मिलता है। ठीक है, ये प्लेन हो गया उसका। अब यहाँ पे देखो ये क्यूब है, मैंने बोला है अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें टोटल कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? दैट इज 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें 13 ऐसे एक्सिस है, इस क्यूब में 13 एक्सिस ऐसे है कि इसमें रोटेट करने के बाद में सेम अपीयरेंस मिलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से इस सेंटर से मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, रोटेट कर दिया, आपको क्यूब को घुमा दो, क्यूब लो आप, क्यूब को घुमा दो, जब C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा, 4 टाइम देगा। अब ये जो प्लेन है ये आपको दिख रहा है, ये जो सरफेस, जो प्लेन सरफेस दिख रहा है सामने वाला, ये आपकी तरफ है। अब मुझे उसे और अपने आपकी तरफ लाना है तो मुझे कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा? उसे 4 बार रोटेट करना पड़ेगा ना, तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई उसमें। आप क्या करो, यहाँ पे देख लीजिए, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से एक्सिस ड्रॉ करके आप ऐसे एक्सिस ड्रॉ कीजिए, डायगोनल से एक्सिस ड्रॉ कीजिए, बाद में रोटेट कीजिए आप। तो ऐसे उसमें टोटल कितने एक्सिस हो गए? ऐसे 13 एक्सिस हो गए इस क्यूब में, कि जहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? शो होगी। बात समझ में आ गई आपको? अब निकालना इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें 13 एक्सिस हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहां से डाल दो आप, एक यहां से डाल दो, एक यहां से यहां पे डाल दो, एक यहां से यहां पे डाल, इस डायगोनल पे डाल दो। इस तरीके से ऐसे 13 एक्सिस हो गए कि जो आपको क्या बताएगी? यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी आपको? मॉलिक्यूल को रोटेट करने पे सेम अपीयरेंस मिलता है, तो जितनी बार हमें सेम अपीयरेंस मिलेगा उसे कहते हैं फोल्ड कहते हैं, या फिर कहते हैं उसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गई बात आपको? अब नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं बाजू में हो गया हूं यहां से। चलिए आपने ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम प्लेन ऑफ सिमेट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। अब देखिए मॉलिक्यूल को किसी एक ऐसे पर्टिकुलर प्लेन से कट किया जाए, मॉलिक्यूल को एक किसी ऐसे पर्टिकुलर प्लेन से कट किया जाए ताकि वो 2 इक्वल हिस्सों में बढ़ जाए, 2 हिस्सों में बढ़ जाए, एंड वन पार्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूल शुड बी एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ अनदर पार्ट। मतलब मॉलिक्यूल को हमने 2 हिस्सों में काटा, एक प्लेन से, पर्टिकुलर प्लेन से काटा है, और वो 2 इक्वल हिस्सों में बढ़ गया, और उसके वजह से क्या हुआ कि एक जो हिस्सा है वो एग्जैक्ट मिरर इमेज हो जाए किसके? दूसरे हिस्से की, तो उसे बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री बाकायदा मैंने डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ पे कि दैट इज इट इज अ प्लेन एट विच द मॉलिक्यूल इज कट इनटू, और दैट इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स विच इज एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। एक हिस्सा पहले हिस्से की मिरर इमेज हो जाए, या पहला हिस्सा दूसरे हिस्से की, या दूसरा हिस्सा पहले हिस्से की मिरर इमेज हो जाए, तो उसे क्या बोलोगे आप? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखते कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, चलिए देखते हैं ये भी। अब हमारे पास में देखिए क्यूब है, ये क्या हो गया? क्यूब हो गया। अगर मैंने इस क्यूब को इस प्लेन से कट किया, डायगोनली कट करता हूं, यहाँ पे देखिए इस प्लेन से इसको ऐसे कट किया, देखिए ये प्लेन से आपको दिखाई दे रहा होगा, डायगोनली कट किया हमने। इधर देखिए आप, इसको पहले हमने, चलिए डायगोनली कट कर देते हैं इस तरीके से। तो डायगोनली देखो पहले कट किया इसको, तो डायगोनली कट करने के बाद में यहाँ पे देखो ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, दिख रहा है आपको साफ साफ? 2 ट्रायंगुलर हिस्सों में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ पे? तो इसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली देखो इस क्यूब को हमने ऐसे काटा, आपको समझ में आएगा। देखो इस प्लेन से काटा, ये प्लेन दिखाई दे रहा है आपको? चलिए मैं बता देता हूं यहाँ पे आपको, ताकि आपको बराबर समझ में आए। ये देखिए ये प्लेन है, इस प्लेन से काटने के बाद में, कट करने के बाद में 2 इक्वल हिस्सों में बढ़ गया, 2 इक्वल हिस्से में बढ़ गया। इसका क्या मतलब है? इस मॉलिक्यूल में क्या है? पॉस है, इस मॉलिक्यूल में भी क्या है? पॉस है। इसको हमने क्या काटा? इसको रेक्टेंगुलरली काटा हमने, इसको क्या काटा हमने? डायगोनली काटा। डायगोनली कटने पर भी 2 हिस्सों में बराबर बढ़ गया, और रेक्टेंगुलर कट करने में भी हम यहाँ पे देखिए, रेक्टेंगुलर कट करने में भी 2 बराबर हिस्सों में बढ़ गया। तो इसे कहते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? देखिए यहाँ पे आप ही देखिए, एक यहां से कट कर दो आप ऐसा, जैसे मैंने अभी कट किया है, तो 2 हिस्सों में बढ़ गया। या तो आप ऐसा कट कर दो, देखिए यहां से ऐसा कट कर दो आप, तो ये दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि आधा पार्ट ऊपर चला जाएगा, आधा पार्ट नीचे चला जाएगा। या तो फिर कैसा काट दो आप? या ऐसा काट दो आप, खड़ा ऐसा काट दो इसको,
तो ये आधा हिस्सा आपकी तरफ आ जाएगा, आधा हिस्सा वो बोर्ड की तरफ चला जाएगा, बोर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, 3 होगी। मैंने बोला है ना अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि इस क्यूब में टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो देखिए 3 तो यही होगी, 3 तो ये होगी, कौन सी होगी, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब डायगोनल भी देख लो, इस डायगोनल से कट करने के बाद एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब आपने क्या किया, इस डायगोनल से कट कर दो, 2 होगी। अब आपने इस डायगोनल से कट कर दिया तो 3 होगी, इस डायगोनल से कट कर दिया तो 4 होगी। सिमिलरली इस डायगोनल से कट कर दिया तो 5 होगी, ऐसे कट कर दिया तो कितनी होगी, 6 होगी। तो देखिए इसमें टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, 6। इसमें कितनी होगी, 3 और 3 और 6 कितनी होगी, 9। अभी थोड़ी देर पहले बोला है आपको इसमें 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है कि मॉलिक्यूल को ऐसे एक प्लेन से कट करना है ताकि वो 2 हिस्सों में बढ़ जाए और वो पहला हिस्सा दूसरे हिस्से की क्या हो, एग्जैक्ट मिरर इमेज हो। सुपर इम्पोजेबल की बात नहीं हो रही है, मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है ना, मिरर इमेज में बताऊंगा आपको मिरर इमेज कैसे देखते हैं। आप मिरर पे कभी खड़े हुए, मिरर के सामने कभी खड़े हुई है आप, अब देख लीजिए आपका जो हाथ सामने दिख रहा है आपको, वो भी आपको सामने नजर आएगा। जो हाथ पीछे करोगे आपको पीछे नजर आएगा। देखेंगे हम आगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे देखते हैं मिरर इमेज। सबके घर पे तो मिरर होता ही है, लेकिन कैसा देखते कैसे उसे ये भी बता दूंगा आपको मैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये मॉलिक्यूल देख लीजिए, इसे कहते हैं टार्टारिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, टार्टारिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या किया, इस टार्टारिक एसिड में एक प्लेन बना दिया, कुछ इस तरीके से प्लेन बना दिया। दिख रहा है आपको ये प्लेन, ये प्लेन देखिए। अब ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से की क्या हो गया, एग्जैक्ट मिरर इमेज हो गया। दिख रहा है, ये OH, ये OH, ये COH, ये COH, ये H और ये OH। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, हम बोलेंगे पॉस है। इसमें क्या हो जाएगा, पॉस हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको आगे मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, मेसो टार्टारिक एसिड कहते हैं जिसे। देखिए इसमें ये कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर तो है लेकिन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखिए कायरल सेंटर होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर तो है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं मेसो कंपाउंड। क्या कहते हैं, मेसो कंपाउंड। बताऊंगा आपको मैं आगे। चलिए इस मॉलिक्यूल में देख लीजिए प्लेन बना लेते हैं, इस मॉलिक्यूल में भी प्लेन बना लेते हैं। देखिए मैंने एक प्लेन बना दिया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये प्लेन। इस प्लेन से देखिए ऊपर आपको OH दिख रहा है, नीचे H दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, इसमें पॉस नहीं है, इसमें पॉस नहीं है, इसमें पॉस है, इसमें पॉस नहीं है। समझ में आ गई बात आपको, यहाँ पे ऐसे देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब चलिए ये मॉलिक्यूल देख लेते हैं। इस मॉलिक्यूल को मैं यहां से कट कर देता हूं, दिख रहा है आपको। इस मॉलिक्यूल को यहां से कट करने पे देखिए 2 बराबर हिस्सों में बढ़ गया। तो इसका क्या मतलब है, इसमें पॉस है, इसमें क्या है, पॉस है। दोनों भी बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, दोनों भी अबोधी प्लेन है, दोनों भी अबोधी प्लेन है। इधर को काटोगे तो ये आधा पार्ट में भी जो CH3 रहेगा ये अबोधी प्लेन होगा और ये दूसरा जो CH3 रहेगा ये भी अबोधी प्लेन हो जाएगा। तो सेम पार्ट मतलब सेम दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट मिरर इमेज बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन इसी मॉलिक्यूल को अगर आप काटोगे यहाँ पे, इसमें का एक CH3 अबोधी प्लेन है, एक CH3 बिलोधी प्लेन है। एक CH3 अबोधी प्लेन है, एक CH3 क्या है, बिलोधी प्लेन है। तो ये मिरर इमेज होगी क्या आपस एक में की, नहीं होगी मिरर इमेज। मतलब ये 2 इक्वल पार्ट हो गए क्या, नहीं। देखिए यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, लेकिन यहाँ पे दोनों भी अबोधी प्लेन थे या दोनों भी बिलोधी प्लेन हो जाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। लेकिन अगर एक अबोधी प्लेन हो जाए, एक बिलोधी प्लेन हो जाए तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको, इसलिए तो मैंने पहले पढ़ा दिया वेज और डैश क्या होते हैं, तो अबोधी प्लेन क्या होते हैं और बिलोधी प्लेन क्या होते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको। एक अबोधी प्लेन हो गया, एक बिलोधी प्लेन हो गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म। अगर दोनों भी अबोधी प्लेन है या दोनों भी बिलोधी प्लेन है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, जैसे कि यहाँ पे है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को देख लो आप। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे कट करूंगा, देखिए यहाँ पे एक अबोधी प्लेन है, एक बिलोधी प्लेन है। लेकिन अब ये अबोधी प्लेन और बिलोधी प्लेन का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि दोनों भी इक्वली कट रहे हैं। ये हमारा पीछे है और एक सामने है, तो लेकिन इक्वल 2 हिस्सों में तो कट रहे हैं, खड़े तो कट रहे हैं ना, एक प्लेन में आ रहे हैं ना। प्लेन में अगर कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर आ जाए, प्लेन में अगर कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर आ जाए तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। उसमें क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। वो चाहे अबोधी प्लेन हो या बिलोधी प्लेन हो, क्योंकि इसे प्लेन से काट रहे हैं ना, ऐसे काट रहे हैं ना हम उसे। तो वो तो जितना CH3 ऊपर का कटेगा उतना ही CH3 नीचे का कटेगा। अब ये वाला जो CH3, ये वाला आधा पार्ट ये वाले CH3 की मिरर इमेज रहेगा, और ये सॉरी इसका जो ये आधा CH3 जो कटेगा वो आधे CH3 का, क्योंकि ये तो अबोधी प्लेन वाला CH3 है, ये आधा कटेगा इधर हो जाएगा डिवाइड, ये आधा कटेगा इधर हो जाएगा डिवाइड। तो ये दोनों जो पार्ट है एक में की तो मिरर इमेज ही हो गया ना। सिमिलरली ये नीचे वाला आधा जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वेस्ट बॉन्ड जो है इसको कट कर दो आप,
आधा वेज बॉन्ड इधर दिखेगा, आधा बॉन्ड वेज इधर दिखेगा, तो दोनों एक में की मिरर इमेज ही दिखेंगे ना। इधर वाला भी आधा वेज दिखेगा, इधर वाला भी वेज दिखेगा, तो इस मॉलिक्यूल में पॉस है। लेकिन आप ऐसे कट करोगे इस मॉलिक्यूल को, देखो ऐसे कट कर दोगे तो उसमें पॉस होगा क्या? नहीं, क्योंकि एक CH3 अबोव द प्लेन चला जाएगा, एक CH3 बिलो द प्लेन चला जाएगा, तो ऐसे पॉस होगा इसमें, ऐसे पॉस नहीं होगा। तो काटते कैसे काटते हैं ये देख लीजिए आप यहाँ पे, कैसे देखना है प्लेन को। तो अब चलिए इस मॉलिक्यूल को देखो, आप ऐसे कट कर दो आप। अब ये जो ग्रुप है ये तो प्लेन में आ गए, जिस प्लेन से कट कर रहे हैं उसी प्लेन में आ गए। तो बोलोगे सर CH3 इधर लिख दिया मैंने, इधर लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लेन से कट गया। तो इसका क्या मतलब है? इसमें भी पॉस है, इसमें भी पॉस है। इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या है? पॉस है, इसमें भी क्या है? पॉस है। तो देखिए ऐसे देखते हैं पॉस, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। पॉस का मतलब क्या होता है? दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे देखी जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और चलिए इस मॉलिक्यूल को यहां से कट कर दो आप, देखो 2 हिस्सों बराबर हिस्सों में बढ़ गया। अगर ये OH ऊपर होता तो पॉस नहीं होता, अभी लेकिन पॉस है, अभी पॉस है। अब ये तो कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब कार्बन ही क्या है? ये प्लेनर है। ये कार्बन क्या है? प्लेनर है, उसका प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। कट करो ऐसे, ऐसे कट करो तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, बिल्कुल है। ऐसे कट करो आप तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो दिख रहा है आपको, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है साफ साफ। अब यहाँ पे देख लीजिए ये CH3CO तो इसे कहते हैं एसीटोन। इसको ऐसे कट करो आप, ऐसे कट कर दिया आपने, आधा कार्बन ऊपर आधा कार्बन नीचे, आधा ऑक्सीजन ऊपर आधा ऑक्सीजन नीचे, तो इसमें भी क्या हो जाएगी? दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। मतलब जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं वो तो प्लेनर होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं, और उनका प्लेन ही क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि उसका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो कि प्लेनर होता है उसका प्लेन ही क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो देखिए ऐसे देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड नेक्स्ट जो है हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री देखा है। अब मैंने आपको बोला है कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाए तो मॉलिक्यूल अकायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मॉलिक्यूल में अगर कोई भी सिमेट्री नहीं है तो परफेक्टली असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा जो कि कायरल होता है। दूसरी बात बोला था, मॉलिक्यूल में अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाए और दोनों सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो वो क्या हो जाएगा? डायसिमेट्रिक हो जाएगा। डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं? कायरल होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें 2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरी है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही जुड़ी हुई एक और है कि मिरर इमेज देखते कैसे है। फिर मिरर इमेज के बाद में हम एनाइंशोमर देखने वाले, क्या होते हैं एनाइंशोमर, मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, डायस्टेरोमेर क्या होते हैं, ये सारे बाद में RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।